हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारी साइंस पेपर 2 की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। अब क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ गया है तो इसीलिए हम कंटेंट के प्रश्नों के साथ साथ साइंस के पेडागोजी के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप ये सीरीज कंटिन्यूसली अपने एग्जाम तक फॉलो करते हैं तो आपके साइंस के 30 नंबर की तैयारी यहाँ से आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट में पुरानी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस पड़ी हैं उनको भी जरूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके अलावा नए प्रश्नों की प्रैक्टिस की है और वो भी काफ़ी डिटेल में की है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी जितनी भी क्लासेस पड़ी हैं आप उनको भी एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, आपकी तैयारी उससे और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरीके से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में मृदा की कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से लेकर शीर्ष की ओर क्रम आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस, जल, बालू, बजरी, मृतिका, जल, ह्यूमस, मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस, जल, या बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। तो देखिए जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में ये कुछ कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें बालू भी होता है, बजरी भी होता है, मृतिका भी होता है, ह्यूमस भी होते हैं और जल भी होता है। तो ये किस सीक्वेंस में, तली से लेके ऊपर तक का सीक्वेंस आपको बताना है कि ये किस सीक्वेंस में वहां पे बाल्टी में जाके जमा होंगे या बीकर में जाके जमा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आएगा बजरी। जो बजरी होता है, बजरी ये बड़े कणों का होता है। क्या होता है? ये सबसे बड़े कण या सबसे भारी कण इसमें होते हैं, इसलिए सबसे पहले बजरी बैठेगा। फिर बजरी के बाद बैठेगा क्या? बालू। बालू के कण भी बजरी से छोटे होते हैं, लेकिन मृतिका जो क्ले होता है इससे बड़े होते हैं। तो फिर उसके बाद बजरी के बाद आ जाएगा बालू। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? मृतिका। मृतिका में क्या होता है? क्ले। इसको क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं। तो ये बहुत ही महीन कण होते हैं, ये धीरे धीरे जाके नीचे बैठते हैं। फिर मृतिका के बाद ऊपर क्या रहता है? जल रहता है। और फिर जल के ऊपर कुछ ह्यूमस के पार्टिकल होते हैं, यानी जो हल्के कार्बनिक पदार्थ होते हैं या पानी की सतह पे जो तैर सकते हैं, इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? ह्यूमस रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा तली से लेके शीर्ष तक का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बजरी। बजरी इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले काट दीजिए। बजरी के बाद आएगा बालू। यहाँ पे मृतिका दिया है तो ये भी कट जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पहले बजरी होगा, फिर बालू, फिर मृतिका, फिर जल, फिर ह्यूमस। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलाशयों में फास्फेट तथा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि से जल प्रस्फुटन होता है। बी है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि जलाशय में फास्फेट और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा अगर हो जाती है या इनकी मात्रा बढ़ती है तो इससे शैवाल जो होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, इनकी वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। और इसको हम बोलते क्या है? तो इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब यूट्रोफिकेशन या प्रस्फुटन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? शैवालों की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी जल की जो क्वालिटी होती है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और एल्गल ब्लूम हो सकता है, यानी शैवाल प्रस्फुटन हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड क्या दिया है कि सूक्ष्म जीव द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कार्बनिक अपशिष्ट को क्या करते हैं? जब अपघटित करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो जितनी घुलित ऑक्सीजन मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी जितना पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है इनकी जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन कहते हैं, या शॉर्टकट में बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे बी भी सही है, यानी ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? यह तड़ित यानी बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है या बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। ये बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को या भूमि में संवहित कर देता है। यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्रित कर लेता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो तड़ित चालक है, लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? एक धातु की छड़ होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की धातु की छड़ होती है जिससे इमारत के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपरी भाग में लगाया जाता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है ना, ये कहाँ पे होता है? पृथ्वी में होता है, अर्थ में होता है। अब जो ये पृथ्वी में सिरा होता है ये गहराई तक जुड़ा होता है, काफी गहराई तक ये क्या होता है? जुड़ा होता है। तो जब इस बिल्डिंग में क्या होगा? बिजली गिरेगी या जो बिजली कड़कती है तो बिजली गिरती है ना, तो बिजली जब इमारत पर गिरती है तो ये जो तड़ित चालक है इसको क्या करेगा? इसके जो विद्युत आवेश होंगे इसको सुरक्षित रूप से ले आएगा और इसको पृथ्वी के अंदर समाहित कर देगा, यानी धरती के अंदर तक इसको पहुंचा देता है, जिससे ये जो इमारत होती है ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित बची रहती है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये होता है तड़ित चालक का उपयोग। अब बताइए यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को या भूमि में संवहित कर देता है। ये तड़ित चालक इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक चुंबक को दो टुकड़े में टूट गया या एक चुंबक को दो टुकड़े में तोड़ा गया, अगर इन दोनों टुकड़े को पास में लाया जाएगा तो ये दोनों कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ना आकर्षित करेंगे ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि एक बड़ा सा चुंबक है, ये दो पार्ट में टूट गया या फिर इसको तोड़ा गया, तो ये कैसे, अब इन दोनों पार्ट को हम पास में लाते हैं तो ये कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? तो हम सभी को पता है कि चुंबक है, चाहे कितने भी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए, लेकिन एक इसका सिंगल पार्ट, ये एक इकलौते चुंबक यानी इंडिविजुअल चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी ये फिर से नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? ये इसका टूटा हुआ भाग है, ये इसका टूटा हुआ भाग है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ साउथ पोल बनने की वजह से ये जो टूटे हुए भाग हैं जिनको आपस में पास में लाना है, इनमें जो अपोजिट चार्ज बन जाता है ना, यानी इनके जो टूटे हुए सिरे हैं जब ये आमने सामने में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? ये दोनों ध्रुव अलग अलग होते हैं, अगर सेम ध्रुव होते तो ये एक दूसरे को विकर्षित करते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ध्रुव का निर्माण, एक साउथ और एक नॉर्थ ध्रुव का निर्माण हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस या फिर सिरका। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसे द्रवों का समुच्चय आपको चुनना है जो कि क्या करता है? विद्युत का हीन चालक है। अब देखिए विद्युत का चालन करने के लिए या चालक होने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आयन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो विद्युत का चालन अच्छे से नहीं कर पाएगा या हीन चालक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीनी का विलयन होता है, चाहे चीनी का विलयन हो, चाहे लवण का विलयन यानी नमक पानी हो, ये क्या होते हैं? इनके पास पर्याप्त मात्रा में आयंस होते हैं। अब पर्याप्त मात्रा में आयंस होने की वजह से ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, हीन चालक नहीं होते। ऐसे ही सिरका जो होता है, नींबू का रस है, टोंटी का जो जल होता है, नॉर्मल जो वाटर होता है, ये क्या होते हैं? ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि इनमें कुछ न कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब आयन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का अच्छा चालन करते हैं। लेकिन जो शैम्पू है, शैम्पू, वनस्पति तेल और जो आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये विद्युत के हीन चालक होते हैं क्योंकि इनमें कम आयन होते हैं या आयन ना के बराबर होते हैं, तो ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु की चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष का ताप कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वो इन तीनों वस्तुओं का ताप रिकॉर्ड करता है जो कि T1, T2 और क्या है? T3 है। इन तापों का निरूपण की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा हो सकती है? यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T3 से, या T1, T2, T3 जो है ये आपस में बराबर हैं, या T3 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T1 से,
से यहाँ पे T1 बराबर T2 है, लेकिन T2 T3 से छोटा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, इनमें से क्या, एक प्लास्टिक की बोतल है, एक लकड़ी की चम्मच है, अब एक धातु की चम्मच है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब यहाँ पे ऊष्मा का चालन हो रहा, तो ऊष्मा की चालन सबसे ज़्यादा धातुओं में होती है, लकड़ी ऊष्मा का चालन करती नहीं है, प्लास्टिक में कम होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है, रात भर के लिए रखा जा रहा, इतना पर्याप्त टाइम है कि ये आराम से कमरे के तापमान को, अब मतलब कमरे के तापमान के अकॉर्डिंग या आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए चाहे प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे लकड़ी की चम्मच हो, चाहे धातु की चम्मच हो, अगर इन तीनों को हम कमरे के तापमान यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर रात भर के लिए रखते हैं तो पर्याप्त समय होता है कि आसपास के वातावरण के तापमान के बराबर हो जाए, यानी तीनों का तापमान क्या होगा, बराबर होगा। चाहे प्लास्टिक की बोतल है इसका भी 30 डिग्री होगा, लकड़ी के चम्मच का भी 30 डिग्री होगा, और जो धातु की चम्मच है इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, जब आप धातु की चम्मच को छुएंगे तो आपको ठंडा महसूस हो सकता है। उसका कारण ये है कि जो धातु होती है ये ऊष्मा को हाथ से तेजी से लेती है, तो जब आप हाथ छुआएंगे ना तो ये इतना तेजी से आपके हाथ के ऊष्मा को ले लेती है कि आपको वो ठंडी महसूस हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो वास्तविक तापमान है वो 30 डिग्री से कम है, उसका भी तापमान जो एटमॉस्फेयर यानी कमरे के तापमान का है उसी लेवल का बना रहेगा। तो यहाँ पे T1, T2 और T3 सभी का तापमान क्या होगा, एक समान होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की सतह की ओर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसकी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि अगर मान लीजिए कोई बॉल है ना, कोई भी पिंड है या कोई बॉल है, इसको हम छत में से, पहले क्या है ये ऊंचाई में है, छत में से इसको हम बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरा रहे हैं, तो इसकी कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो देखिए अगर कोई भी चीज ऊंचाई में है तो ऊंचाई में होने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जब ये जो बॉल है पहले ये हाइट में थी तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा थी और ये रेस्ट की पोजीशन में थी यानी विराम की अवस्था में थी। जब इसको हम नीचे गिराते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट होती जाती है, गतिज ऊर्जा में। क्यों कन्वर्ट होती जाती है, क्योंकि अब बॉल में क्या आ गई है, स्पीड, और जैसे ही गति बढ़ेगी तो ये बॉल धीरे धीरे यानी स्पीड से कहाँ आएगी, पृथ्वी के पास आएगी, और पृथ्वी के पास आएगी तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, घटती जाती है, और ऊंचाई घटने की वजह से इसकी स्थितिज ऊर्जा भी घटती जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो क्या हो गया, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में रूपांतरित हो गई है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तु से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है। बी है ऊष्मीय पंप ठंडी वस्तुओं से में ऊष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है। ऊष्मा का एसआई मात्रा कैलोरी होता है या 1 जूल बराबर 42 कैलोरी के होता है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए और डी, ए और बी, ए बी और सी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है कि रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तु से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर और ये जो हीट पंप होते हैं, ऊष्मीय पंप होते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझिएगा। एनसीईआरटी ये कहती है कि रेफ्रिजरेटर और ये जो हीट पंप होते हैं ये रिवर्स साइकिल पे काम करते हैं। रिवर्स साइकिल मतलब कि ये जो कम तापमान वाली वस्तु है यानी ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं और ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेने के बाद ये किसको प्रवाहित करते हैं या अवशोषित करने के बाद ये किसको देते हैं, ये उनको देते हैं जिनका तापमान गर्म हो, यानी ये गर्म वस्तु को ऊष्मा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठंडे परिवेश से ऊष्मा लेंगे और गर्म परिवेश में ऊष्मा ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिससे जो गर्म वस्तु है वो क्या होती है, ठंडी होती जाती है। अब यहाँ पे ए पे देखिए, ए पे जस्ट अपोजिट लिखा है कि गर्म वस्तु से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी जरूर सही दिया है कि ऊष्मीय पंप ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है, ठीक, तो बी तो करेक्ट हो जाएगा। सी दिया है ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कैलोरी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऊर्जा का मात्रक ऊष्मा ऊर्जा का ही एक भाग है। जब ऊर्जा का ऐसा ही
मात्रक जूल होता है तो ऊष्मा का भी SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा, कैलोरी नहीं होगा। ठीक है, 1 जूल बराबर 42 यानी 4.2 कैलोरी इसको हम बोल सकते हैं। कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 42 कैलोरी लिखा है। ठीक है, या लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दिया है। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी या 42 कैलोरी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के होता है। तो यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट दिया है, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर केवल और केवल बी है, और बी किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसमें अधिक बल लगाना होगा, अभिलंब बल, पेशीय बल, स्थैतिक घर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो बॉक्स रखा है, बॉक्स किस में रखा है, रेस्ट में या विराम अवस्था में रखा है। तो जब कोई बड़ा सा बॉक्स फर्श पर बिल्कुल रेस्ट में या विराम अवस्था में रखा होता है तो बॉक्स में भी कुछ अनियमितताएं होंगी, यानी कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, और सतह में भी कुछ अनियमितताएं होंगी। तो इन सतह के बीच अनियमितताएं जो होती हैं, इनके कारण या इरेगुलरिटीज जो होती हैं, इनके कारण ये आपस में क्या करते हैं, एक मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं, एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं। अब इस पकड़ को तोड़ने के लिए या फिर बॉक्स को गति में लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए एक विरोधी बल कार्य करता है। क्या करता है, एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्या होता है कि अगर रेशमा को इस विशाल या बड़े बॉक्स को आगे खिसकाना है, अपनी जगह से खिसकाना है, तो उससे अपने मांसपेशियों द्वारा, यानी जिसको हम बोलते हैं पेशीय बल, इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि ये जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है ना, स्थैतिक घर्षण के, इसके अधिकतम मान को हम क्या बोलते हैं, इसके अधिकतम मान को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण बल वो बल होता है जिसके बाद की वस्तु मोशन में आ जाए, यानी स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बल लगाया जाएगा तो वस्तु मोशन में आ जाएगी, ये गति में आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो अगर इसको रेशमा को इस बड़े विशाल बॉक्स को खिसकाना है आगे की ओर तो उसको सीमांत घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर स्थैतिक घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि अभिलंब बल। अभिलंब बल क्या होता है, ये जो सतह वस्तु पर ऊपर की ओर जब बल लगाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बल बोलते हैं। पेशी बल अभी हमने पढ़ा कि किसी बक्से को आगे की ओर खिसकाने के लिए जब हाथों से जो बल लगाते हैं, पेशियों से जो बल लगाते हैं, उसको पेशी बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जो खींचता है बल, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और स्थानांतरीय गति, वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, वृत्तीय और आवर्ती गति। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 3 गति के नाम लिखा है। एक है वृत्तीय गति, क्या है, एक है वृत्तीय गति, दूसरा है स्थानांतरीय गति। अब बताइए क्या होती हैं। तो वृत्तीय गति वो गति होती है जिसमें कोई वस्तु अपने केंद्र के चारों ओर गोल 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 घूमता रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। तो यहाँ पे देखिए जो पहिया है अपनी धुरी यानी केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, तो इसीलिए साइकिल में वृत्तीय गति तो होगी। स्थानांतरीय गति क्या होती है, पहिया घूमे लेकिन घूमते हुए जब आगे भी बढ़े, ये जब आगे की ओर बढ़ती है पहिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरीय गति। तो यहाँ पे साइकिल में वृत्तीय गति और स्थानांतरीय गति दोनों होती है। लेकिन यहाँ पे एक और गति दी है, क्या है, आवर्ती गति। तो आवर्ती गति में क्या होता है कि आवर्ती गति में वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए, जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति एक निश्चित समय बाद भी अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाती हैं, फिर गति स्टार्ट करती हैं, फिर पुरानी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे पहिया गोल गोल जरूर घूम रहा है लेकिन वो आगे की ओर बढ़ रहा है, अपने पुरानी स्थिति पे दोबारा नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आवर्ती गति नहीं होगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तीय और स्थानांतरीय गति। अगला प्रश्न है, 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं, स्वपोषण, परजीविता, विषम पोषण या फिर सहजीविता। तो देखिए स्वपोषण क्या होता है, जो जीव या फिर जो पेड़ पौधे, यहाँ पे मेनली पेड़ पौधे आते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो भोजन खुद से बनाए वो क्या कहलाता है, खुद से बनाए वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे
ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद से बनाते हैं। परजीविता क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को तो लाभ हो रहा है यानी वो पॉजिटिव है, और एक जीव जो है वो क्या है, निगेटिवली अफेक्ट है यानी दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे मनुष्य के शरीर में अगर टेप फॉर्म है तो क्या कहलाएगा, पैरासिटिज्म या परिजीविता का उदाहरण आएगा। विषम पोषण क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो यानी खुद से अपना भोजन न बना पाए, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं, गाय, ये सब क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। और सहजीवी क्या होते हैं, जिसमें दो अलग अलग जीव एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे का फायदा करते हुए साथ साथ रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। जैसे कि लाइकेन, इसमें क्या आ जाएगा, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, सहजीविता का उदाहरण होता है, इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को भी फायदा होता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन शैवाल और क्या क्या शैवाल और कवक का साथ में जो जीवन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। जिसमें शैवाल भोजन बनाता है, ये क्या करता है, एल्गी भोजन बनाने का काम करता है, और कवक आवास और खनिज पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सहजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा प्रश्न है या कौन सा कथन सही नहीं है। धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वो प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। ये धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है, यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे दिया है पहला स्टेटमेंट कि धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ होती हैं, तो बिल्कुल सही है। जो धमनियां होती हैं, धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, हार्ट से यानी हृदय से रक्त को ले जाती हैं। अब जो हृदय से रक्त जाता है ये बहुत तेज झटके से और बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से या बहुत ज़्यादा दाब से जाता है, तो इसको सहने के लिए जो धमनियाँ होती हैं इनमें लचीलापन होना जरूरी है और प्रत्यास्थता होनी जरूरी है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा लिखा है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यानी जितनी भी धमनियाँ होती हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि सारी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को नहीं ले जाती, एक अपवाद होता है, और अपवाद क्या है, फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, जो फुफ्फुस धमनी होती है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को न ले जाके ये क्या करती है, ऑक्सीजन विमुक्त यानी जो CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है उसको ले जाने का काम करती है। और ये रक्त क्या करती है, जो हार्ट का दाहिना पार्ट होता है ना, यहाँ से ये रक्त ले जाके कहाँ तक पहुँचाती है, लंग्स तक पहुँचाती है, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो सके रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सभी धमनियां लिखा है, क्योंकि अपवाद के तौर पे फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी है। आगे, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये सही है। कैसे सही है, देखिए जो धमनियां होती हैं ये हृदय से अन्य भागों में यानी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, या फिर लंग्स तक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए रक्त को ले जाती हैं, लेकिन कुल मिला के धमनियों का काम क्या होता है, हृदय से दूर ले जाना रक्त को। काम क्या होता है, हृदय से रक्त को दूर ले जाना, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, तो हाँ, सिराओं की अपेक्षा धमनियों की जो भित्ति होती हैं ये ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण धमनियों की दीवारें सिराओं की तुलना में अधिक मोटी होती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रेशर से रक्त को ले जाना होता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और शलाकाएं वर्णों यानी रंगों की अनुभूति कराती हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें क्लियर रखिएगा। जो शंकु कोशिका यानी कोन सेल होती हैं ये रंगों को दिखाने का काम करती हैं और तेज प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं, यानी दिन के समय देखने में सहायता करती हैं। वहीं पे शलाका कोशिका, जिसको हम रॉड सेल भी बोलते हैं, तो शलाका कोशिका ये क्या करती है, काला और सफेद यानी रात के समय देखने में मदद करती हैं, अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, इसलिए गलत है। शलाका तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि शलाका रात में यानी मंद प्रकाश में देखने में मदद करती है। अब शलाकाएं रंगों की अनुभूति कराती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि रंगों की अनुभूति कौन कराती है, शंकु यानी कोन सेल कराती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लोहे की किसी मशीन को नम वायु में खुला छोड़ देने पर उसके पृष्ठ पर लाल भूरे रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है। यह क्रिया कहलाती है लोहे पे जंग लगना, लोहे का ऑक्सीकरण, लोहे का अपचयन या फिर एक और दो दोनों। तो देखिए, जब भी लोहे की मशीन को नम वायु यानी ऑक्सीजन प्लस नमी के संपर्क में अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें एक भूरे रंग की या लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं या फिर जंग बोलते हैं। तो इसको लोहे पर जंग लगना कहेंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो जंग लगने की क्रिया होती है ना, यह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रही है, इसलिए ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण भी कहलाएगी, यानी लोहे का ऑक्सीकरण। ये भी सही होगा। यहाँ पे लोहे का अपचयन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र लोहे की पतली छड़ के एक सिरे को एक बर्नर पर गर्म करता है तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। ऐसा धातु के किस गुण के कारण होता है? कठोरता के कारण, सुचालकता के कारण, तन्यता के कारण या फिर आघातवर्धनीयता के कारण? तो देखिए, कठोरता का मतलब क्या होता है कि दबाने या खरोंचने का विरोध जो करता है। जैसे कि हीरा क्या है, हीरा को कितना भी आप दबाइए, कितना भी खरोचिए, ये बहुत ही कठोर होता है, इसको जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कठोरता। तन्यता क्या होता है कि जब किसी धातु को खींच के एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जाए, वायर के रूप में बदलने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है तन्यता। और अगर किसी धातु को पीट कर, कैसे पीट कर हम एक पतले सीट के रूप में या चादर के रूप में बदलते हैं तो वो क्या कहलाती है, धातुओं के आघातवर्धनीयता का गुण कहलाती है। लेकिन यहाँ पे छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा, तो ऊष्मा और विद्युत के स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, धातु की सुचालकता बोलते हैं। अगर ये स्थानांतरण नहीं कर रही होती तो इसको हम कुचालकता बोलते हैं। अब यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा ऊष्मा का, इसीलिए किसके कारण हो रहा है, सुचालकता के कारण हो रहा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती। दोनों 1 और 2 कथन क्या है, सत्य हैं। दोनों ही कथन असत्य हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आयोडीन की शरीर में सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है, ये बिल्कुल सही है। थायराइड हार्मोन बनाने में आयोडीन मदद करता है। अब इसके अगर सेवन से, अगर इसका कोई सेवन व्यक्ति करता है तो मानसिक रूप से क्षीण नहीं होगा। खासकर बच्चे अगर आयोडीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो मानसिक रूप से मंद नहीं होंगे। और आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग भी नहीं होता, क्योंकि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको घेंघा या ग्वाइटर बोलते हैं। लेकिन अगर आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं तो घेंघा रोग से आप बचे रहेंगे। तो यहाँ पे 1 भी सही है, 2 भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोनों 1 व 2 कथन सत्य हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्फोटकों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम क्लोराइड, फॉस्जीन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको करते हैं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, ये हास्य गैस होती है, यानी हंसाने वाली गैस होती है, तो ये तो होगा नहीं विस्फोटक। फॉस्जीन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा विषैली गैस होती है, ये गैस विषैली बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये विस्फोटक नहीं होती, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसको हम नौशादर कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको नौशादर के नाम से जानते हैं। और नौशादर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग बहुत सारी जो औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है ना वहाँ पे किया जाता है, और ये विस्फोटक नहीं होती। तो विस्फोटक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान पदार्थ है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये काफ़ी मतलब ऐतिहासिक विस्फोटक जो बनाए गए हैं उनके रूप में इसका उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा, प्रतिबिंब का ऊपरी आधा भाग लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब का निचला आधा भाग लुप्त हो जाएगा, या प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, हमने दर्पण में पढ़ा था, लेंस में हालांकि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा, लेकिन हमने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण को आप कितने भी टुकड़ा, अगर इतना बड़ा मिरर है तब भी आपका प्रतिबिंब दिखाएगा, आप इसके इतने 4 टुकड़े कर दीजिए तब भी हर एक टुकड़ा आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाएगा। लेकिन हाँ, तीव्रता घट जाती है, जो तीव्रता होती है, तीव्रता घट जाती है, यानी चमक घट जाती है। आप किसी मॉल में जाइए, वहां पे अपने आप को देखिए, आप बोलेंगे ना मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा सुंदर दिखते हो, इतने बड़े शीशे होते हैं कि ज्यादा चमक वाली आपकी इमेज बनाते हैं। लेकिन आप घर में छोटे शीशे में देखेंगे तो आप उतना आपका क्लियर फेस नहीं दिखेगा, उतनी चमक आपके चेहरे पे नहीं दिखेगी। तो क्या होता है, वो जो
दर्पण है उसके आकार पे निर्भर करता है, क्योंकि जो प्रकाश है, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाएगी तो अच्छा चमकीला प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर इसको हम छोटे-छोटे टुकड़े में कर दें या छोटे दर्पण को ला दें तो वहाँ पे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा नहीं जा पाएगी, इसलिए कम चमकीला प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन बनाएगा पूरा प्रतिबिंब, बनाएगा ये पूरा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की आवर्धन घट जाती है, नहीं ऊपरी आधा भाग लुप्त ना निचले आधा भाग लुप्त होता है, बस क्या होता है प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है, चमक घट जाती है। लेंस में भी सेम प्रक्रिया फॉलो होती है कि प्रकाश कम जाएगा, प्रकाश की कम मात्रा जाएगी तो बस उसकी चमक घट जाएगी, पर प्रतिबिंब आपका बनेगा पूरा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सघन वनों में अधिक होती है, या किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल प्राणी जाति की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है, या किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित किसी एक विशेष स्पीसीज की व्यष्टियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, या किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों, पादप जगत और प्राणी जगत के विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। इनमें से सही कथन क्या है? 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, या फिर 1 और 4? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि यह सघन वनों में अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। अगर सघन वन होगा, घना वन होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे जीव जंतु होंगे और सारे अलग अलग भांति, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजातियों के होंगे, तो यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल सही है। ये किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल प्राणी जात, क्या केवल जीव जंतुओं की बात हो रही? यहाँ पे पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, केवल जानवर नहीं आ सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित किसी एक विशेष स्पीसीज, अगर देखिए विशेष स्पीसीज की अगर बात की जाए तो ये पॉपुलेशन कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी, जैव विविधता नहीं कहलाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। या किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों, पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर फर्स्ट और फोर्थ होगा। फर्स्ट फोर्थ कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य होता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करना, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करना, या जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल होती है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका मेन कार्य होता है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करे, उसको स्टोर करें और स्टोर करने में पत्ती की क्या करें? सहायता करें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करना। जैसे कि मान लीजिए भोजन क्या है? मुख्यतः ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के दौरान होता है, लेकिन ये क्लोरोफिल का मेन कार्य नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण, तो CO2 पौधे से नहीं, वायुमंडल, CO2 जो होता है ये पौधे क्लोरोफिल से नहीं वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 और जल दोनों चाहिए, केवल जल और जल बस से नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ पेडागोजी के प्रश्नों को। अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित टिप्पणी करता है। वैज्ञानिक उदारमती होता है। यह टिप्पणी वैज्ञानिक के बारे में क्या उजागर करती है? ये इन विचारों का भी संज्ञान लेते हैं जो उनके स्वयं के विचारों के विरुद्ध हो जाते हैं। वे मुक्त रूप से सबके साथ अपने विचार साझा करते हैं। वे दूसरे या अन्य वैज्ञानिक के मतों के साथ सहमत नहीं होते। वे निरंतर नए विचारों के साथ आते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैज्ञानिक उदारमती है, वैज्ञानिक उदारमती का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक अपने विचार को ही हमेशा सही नहीं मानते हैं। ये दूसरे जो विचार अपने प्रकट करते हैं या जो फिर नए प्रमाण या फिर साक्ष्य मिलते हैं, इनको भी अपने खुले मन से स्वीकार करते हैं, उनको ही बोलते हैं वैज्ञानिक उदारमती। यानी वैज्ञानिक अपने ही जो प्रमाण है, अपने ही विचार को हमेशा सही न मान के दूसरे के विचार से सहमत रहें, दूसरे के विचार को स्वीकार करें, नए प्रमाण को स्वीकार करें और अपने विचारों में कुछ बदलाव करें, उसको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक उदारमती बोलते हैं। तो यहाँ पे वे मुक्त रूप से सबके साथ विचार साझा करते हैं, ये नहीं होगा। सहमत नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। निरंतर नए विचारों को साथ आते हैं। देखिए ये सोच का एक हिस्सा हो सकता है, वैज्ञानिक सोच का, लेकिन वैज्ञानिक उदारमती का सीधा अर्थ नहीं होता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ये उन विचारों का भी को भी संज्ञान में लेते हैं, यानी उनको भी ये क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं जो उनके स्वयं के विचारों के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ का विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास का समूह परियोजना, ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारणा मानचित्र, विश्व के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता या परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद। यहाँ पे बोला है सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा। विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए क्या प्रश्न
प्रश्न यहाँ पे यही सिर्फ सिंपल सा पूछ रहा है कि विज्ञान और समाज के बीच में विद्यार्थियों का संबंध क्या होता है, इसकी समझ विद्यार्थियों में विकसित करना है। तो सबसे कम मदद कौन सा करेगा? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास के समूह का परियोजना। देखिए, इससे पता चलेगा, अगर हम परियोजना समूह परियोजना लगाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि विज्ञान समाज के कैसे काम आता है, तो ये तो काम करेगा। यहाँ पे तीसरा है विश्व के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता। अगर पोस्टर प्रतियोगिता की जाती है तो यहाँ पे योगदान का पता चलेगा कि इससे समाज में विज्ञान का क्या योगदान है, इसका पता विद्यार्थी लगा पाएंगे। परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बच्चा जिज्ञासु होता है, यहाँ पे एक्टिव होता है और खुद ये क्या करता है, फायदे नुकसान समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ये खुद खोजबीन करके एक दूसरे से डिस्कस करके समझता है। तो ये हमेशा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे जो ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारणा मानचित्र, अगर कॉन्सेप्ट मैप एक बना देंगे तो केवल कॉन्सेप्ट मैप बनाना ही ये मतलब एक व्यवस्थित, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ऊर्जा के जो स्रोत है उनको एक व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा। ये समाज से संबंध पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा? अड़ोस पड़ोस के स्कूल के शिक्षक से नियमित बैठकें, विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ना, प्लेनेटोरियम उद्योगों एवं विज्ञान संग्रहालयों में जाना, विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में अभिरुचि यानी शौक को विकसित करना जैसे कि रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा काम है जो विज्ञान शिक्षक के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में योगदान नहीं करेगा। नहीं, यहाँ पे पूछा है कि विज्ञान की जो शिक्षक है इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कौन है जो योगदान नहीं करेगा। तो देखिए, अड़ोस पड़ोस के स्कूल के शिक्षक से नियमित बैठकें, अगर हम अड़ोस पड़ोस के आसपास के स्कूलों के शिक्षकों के साथ रेगुलर बैठेंगे उठेंगे तो दूसरे शिक्षक जो टीचर हैं उनके चर्चा करने पे या उनसे चर्चा करने पे हमको नए विचारों का पता चलेगा, नई शिक्षण विधियां क्या होती हैं, हम और कैसे कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये तो क्या है, सही है, ये योगदान करेगा। प्लेनेटोरियम उद्योगों एवं विज्ञान संग्रहालयों में जाना, सिर्फ किताब पढ़ना बिल्कुल सही नहीं होता। अगर हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी टीचर का ज्ञान बढ़ता है और अनुभव बढ़ता है। तो ये भी सही है। विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में अभिरुचि शौक को विकसित करना जैसे रोबोटिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर हम नई तकनीकी सीखते हैं तो इस शिक्षक के ज्ञान को और कौशल को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कि विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ना। तो देखिए, किसी विषय वस्तु को या किसी पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ना ये पेशेवर यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में योगदान नहीं करेगा और यहाँ पे नहीं ही पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या गुण को आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबद्ध करेंगे? ए है वैज्ञानिक जांचों को कार्यान्वित करने में दृढ़ता, बी है जिन बड़ी समस्याओं की जांच होनी चाहिए और उन्हें हल योग्य छोटे भागों में तोड़ना की कल्पना करने की रचनात्मकता, सी है गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेहवाद और डी है सांस्कृतिक परिरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए, बी और सी, ए, सी और डी, ए, बी, सी, डी या ए, बी और डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में ये पूछा है कि जो साइंटिफिक टेम्पर होता है यानी वैज्ञानिक स्वभाव, इसका मतलब क्या होता है कि तर्क, प्रमाण, जांच, इनके आधार पे सोचने की आदत क्या कहलाती है? वैज्ञानिक स्वभाव या साइंटिफिक टेम्पर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है, वैज्ञानिक जांचों को कार्यान्वित करने की दृढ़ता। तो हाँ, वैज्ञानिक जांच में दृढ़ता यानी बार बार प्रयास करना, समस्या का जो हल है उसको खोजते रहना, ये वैज्ञानिक स्वभाव होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन बड़ी समस्याओं की जांच होती है और उन्हें हल योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ने की कल्पना करने की रचनात्मकता, तो ये भी सही है। बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हल किए जा सकने वाले भागों में बांटना, ये भी वैज्ञानिक सोच का एक गुण होता है। तो बी भी सही है। गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेहवाद, हाँ, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसको न मानना, यानी प्रमाण होने पे ही सच मानना, ये भी वैज्ञानिक स्वभाव का हिस्सा होता है। लेकिन सांस्कृतिक परीक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, ये संस्कृत के मूल्य से जुड़ा है, वैज्ञानिक स्वभाव से नहीं। तो यहाँ पे डी नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, बी और सी होगा और ए, बी, सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। कारण है गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। सही विकल्प चुनना है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए के सही कारण है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही कारण यहाँ पे लिख लीजिए नहीं है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऐसा बोला है कि परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
की जो परिकल्पना है वो आगे चल के सिद्धांत और फिर नियम बने। ठीक है, यहाँ पे अभिकथन बिल्कुल गलत दिया है और कारण दिया है गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। देखिए, हमें ऐसा नहीं कह सकते कि जो वैज्ञानिक नियम हैं ये हमेशा 100% निश्चित होते हैं। अगर नए प्रमाण मिले हैं, कुछ भी इनमें गलती पाई गई तो इनको हम समझ के अनुसार आगे इनमें बदलाव हो सकता है या इनको हम अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कारण भी गलत है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड कि ए और आर दोनों क्या है? असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता? जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? केचुआ क्या खाता है? सिगरेट के धुएं का फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं किसे माना जा सकता। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला है। तो देखिए, परीक्षणीय प्रश्न क्या होता है? ये वो प्रश्न होता है जिसका जो उत्तर है ये प्रयोग के आधार पर, यानी कोई अगर हम प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर बताएं, या अवलोकन यानी देखने के आधार पे, सुनने के आधार पे बनाएं, या तो किसी आंकड़े के आधार पर बनाएं। यहाँ पे तीन ही आधार पे अगर हम उत्तर बना रहे हैं तो वो परीक्षणीय प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, किसके आधार पे? या तो प्रयोग के आधार पे बनाएं, या तो अवलोकन के आधार पे बनाएं, या तो किस आधार पे बनाएं? आंकड़े के आधार पे बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केचुआ क्या खाता है। अब केचुए के भोजन को हम देख के अवलोकन करके इसको हम बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है तो ये तो क्या हो जाएगा? सही है। सिगरेट के धुएं का फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको भी हम वैज्ञानिक अध्ययन करके बता सकते हैं, परीक्षण करके बता सकते हैं। फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? इसको भी हम पढ़ के अध्ययन करके बता सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन कब खत्म होंगे इसको हम नहीं बता सकते। इसका कोई निश्चित उत्तर अभी हम प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये भविष्य की बात है। बहुत सारी परिस्थितियां यानी बहुत सारी सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों यानी मतों को पढ़ना, प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को तत्कालिक अनुभव प्रदान करना, या वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। बताइए, यहाँ पे फिर से नहीं पूछा है कि कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं देगा। ठीक है, करने में योगदान नहीं करेगा। तो वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब क्या होता है? अगर प्रश्न पूछ रहा वैज्ञानिक स्वभाव, जांच पड़ताल कर रहा खुद से वैज्ञानिक स्वभाव, खोजबीन खुद से कर रहा वैज्ञानिक प्रभाव, जिज्ञासा प्रमाण देखना, तर्क करना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक स्वभाव कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, विज्ञान के प्रकृति के से सिद्धांत को पढ़ना। अब देखिए, सिर्फ सिद्धांत को पढ़ना, सिर्फ सिद्धांत की बातें पढ़ लेने से वैज्ञानिक स्वभाव अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना ये होता है जिसमें व्यक्ति की जो यानी जो विद्यार्थी होता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, तर्क करने की आदत बढ़ती है। तो ये तो सही है। विद्यार्थियों को तत्कालिक यानी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, अगर विद्यार्थी देखेगा, खुद देखकर खुद करके सीखेगा तो इससे वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है कि प्रमाण और नए विचारों के साथ साथ कैसे विकसित हुए हैं इन पे आपको बल देना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? गुंजायमान क्वथनांक और गलनांक शब्दों का अर्थ की व्याख्या कर दीजिए बस। विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। श्याम पट्ट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बीच अंतरों को सूचीबद्ध करना, या धात्विक और अधात्विक पदार्थों को प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना। बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया है, पहला जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्वथनांक गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या कर देना। अगर आप किसी चीज की व्याख्या कर देते हैं तो क्या बताइए ये सही होगा? सिर्फ व्याख्या कर देने से बच्चों में जांच पड़ताल उन्मुख उपागम यानी जो इंक्वायरी अपोज होती है, जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, क्या ये डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट तो गलत है। तीसरा है कि हम धातुओं अधातुओं का अंतर ब्लैक बोर्ड में लिख दिए, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंक्वायरी अप्रोच को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, अगर हम यह दैनिक उपयोग अनुभवों पर चर्चा करते हैं तो ये उपयोगी तो है, लेकिन बच्चे को स्वयं पे जांच करना, स्वयं प्रयोग करने पे क्या करेगा? यहाँ पे अनुमति नहीं देगा। तो यहाँ पे फोर्थ भी गलत है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि सामग्री दे दो और बच्चों को बच्चे खुद से बताएं कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है और इनके गुण क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा।
कक्षा 6 में बल पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह बच्चे को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़का कर रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए, शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए सही विकल्प को चुनना है, सी और डी, ए और सी, ए और बी या बी और सी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो बल चैप्टर को, फोर्थ चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले वो एक क्वेश्चन करती है बच्चों से कि अगर हमको एक किसी गेंद को दूर तक लुढ़काए रखना है तो हम कैसे लुढ़काए रखेंगे। अब ये प्रश्न पूछने के जो मेन उद्देश्य क्या है शिक्षक का, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, तो क्या मूल्यांकन करने के लिए होता है? नहीं। यह क्या है, मुख्य रूप से परीक्षा में अंक देने या मूल्यांकन करने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, तो सही है। विद्यार्थी पहले से, शिक्षिका ये जानना चाहती है, टीचर ये जानना चाहती है कि विद्यार्थी पहले से बल के बारे में क्या जानता है। अब जो जानता है उससे हमको आगे बताना है। अगर कुछ गलत धारणाएं हैं तो उसको हमको करेक्ट करना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इस कारण होता है। तो पूर्व अवधारणाएं यानी पहला इससे विद्यार्थी बल के बारे में क्या जानता है उसको आंकने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहले से जो पूर्व धारणाएं होती हैं यानी पूर्व अवधारणाएं होती बच्चों को, उनको जान लेगी कि बल के बारे में कितना जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे की जानकारी कैसे देनी है, शिक्षा कैसे पहुंचानी है, उसकी रणनीति तैयार कर लेगी। तो रणनीति को निर्धारित करने के लिए भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। देखिए इस प्रश्न का और उद्देश्य क्या हो सकता है। इस प्रश्न का और उद्देश्य ये हो सकता है कि बच्चे में इससे जिज्ञासा पैदा होगी। बच्चे ये सोचेंगे कि अच्छा गेंद रुकती क्यों है, उसको हम दूर तक कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, बच्चे अपने आप में इंगेज होंगे। अगर गलत धारणाएं हैं कोई सी तो उसको भी शिक्षक पहचान लेगी। जैसे कोई बच्चा सोच सकता है कि गेंद को लगातार चलाने के लिए हम इसको लगातार थोड़ा थोड़ा धक्का देते रहेंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होती है, गलत धारणाएं होती हैं। तो इन गलत धारणाएं को भी शिक्षक पहचानेगी और उसको करेक्ट करेगी। सोचने और तर्क करने की क्षमता भी बढ़ाने के लिए भी ये प्रश्न सही होगा। टीचिंग स्ट्रेटेजी भी तय करने के लिए प्रश्न तो बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे को अपने विचार भी व्यक्त करने का मौका मिलेगा। अगर हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो हर बच्चे का विचार अलग अलग होगा, तो बच्चे बिना डरे अपने विचार और अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तो ये सारा उद्देश्य होता है शिक्षिका के इस एक प्रश्न के पूछने का। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा है कि वायु गर्म होने पर संकुचित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आप अपनाएंगे इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए। विद्यार्थियों को एक ऐसी गतिविधि करने के लिए कहिए जिसमें एक प्लास्टिक की बोतल को उसकी आधी क्षमता तक गर्म पानी में भरकर कसकर ढक्कन लगाने से उसे कुछ मिनट के लिए अलग रखना हो। विद्यार्थियों को अवलोकन लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को उन दैनिक जीवन के उदाहरणों के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता लेने के लिए कहना जहां तापन पर वायु फैलती है। विद्यार्थियों को उस बोतल के मुंह पर अपस्फीति गुब्बारा लगाने के लिए कहना जिसमें हवा हो तथा उस बोतल को उबलते पानी के जल ऊष्मक में रख दें और अवलोकन लिखने के लिए कहना। चालन संवहन के बीच अंतर स्पष्ट यानी समझाएं और यह चित्रित करने के लिए करें कि वायु ताप की हीन चालक है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी है, उसकी एक वैकल्पिक अवधारणा है कि वायु गर्म होने पर संकुचित होती है, फैलती नहीं है, जबकि क्या है एक्चुअल में वायु जब गर्म होती है तो ये फैलती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बोतल को गर्म करने पर, पानी भरकर बंद करने पर जब पानी है, हवा है, ये ठंडा होता है तो बोतल क्या होती है, पिचक जाती है। अब यह प्रयोग हवा के ठंडा होने पर संकुचित होता है या वायुमंडलीय दबाव को दर्शाता है, ये क्या करता है, विद्यार्थी में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, गलत है। सेकंड गलत है क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक यानी बुक पढ़ के उदाहरण पढ़ना ये एक निष्क्रिय तरीका होगा, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे फोर्थ दिया है चालन और संवहन के बीच में अंतर समझा देना। क्या अंतर समझाना इस समस्या का समाधान होगा? आयतन में परिवर्तन का समाधान, आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका समाधान बताएगा? तो ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि क्या है, जब एक खाली बोतल में जिसमें हवा भरी है उसके मुंह पर हम गुब्बारा लगाएंगे और उसको हम उबलते पानी में रखेंगे तो बोतल के अंदर से जो गर्म हवा होगी ना, गर्म हवा कहाँ पे जाएगी, गर्म होने पर हवा के अणु दूर दूर होंगे यानी फैलेंगे। जब हवा के अणु दूर दूर होंगे, फैलेंगे, तो ये गुब्बारे में जाके भर जाएंगे। अब क्योंकि बोतल के मुंह पे क्या लगा है, गुब्बारा लगा है, तो ये क्या करेंगे, गुब्बारे के अंदर भर जाएंगे, जिससे गुब्बारा क्या हो
जाएगा, फूल जाएगा और ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। ये इसको बच्चे जो है ये डायरेक्ट देख सकेंगे कि वायु गर्म होने पे संकुचित नहीं है बल्कि संकुचित नहीं होती बल्कि क्या होती है, फैलती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जरूर पढ़िएगा और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।